बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सो सर हैप्पी व्यूअर्स सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से सब खुश खुरम होंगे। चलें आज हम आपको ड्रामा सीरियल बेरंग की एपिसोड 84 85 का रिव्यू और डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। इसमें आयमा का चेहरा पर जैसे कि आपको पहले ही पता है वो खुलकर सामने आ चुकी होती है, शहरयार को ब्लैकमेल करती है और जिस वजह से उसने शादी की थी वही उसके सामने चीज़ें आने लगती हैं और शहरयार फिर सारी बातें सुनता है और आयमा से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। वो एमन की तरफ ही लौट कर जाता है और आयमा को भी मशवरा देता है कि प्लीज़ आयमा तुम मेरी जान छोड़ दो और किसी और से शादी करने की तैयारी करो। जो कुछ तुमको मुझसे चाहिए था वो मैंने दे दिया, तुम्हें पैसा और ज़रूरत ही तो चाहिए थी, वो मैंने दे दी और तुम मेरी जान छोड़ दो। मैं अब एमन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो आयमा जो अपनी इंसल्ट समझती है और कहती है हरगिज़ नहीं, मैं खाला को बताऊँगी और खाला से बात करूँगी। और फिर इसी सिलसिले में खाला से वो अपनी खाला से उलझती है और उनसे बदतमीज़ी भी करती है। फिर फाखरा बेगम दुर्दाना को अपने पास बुला कर कहती है कि अपनी बदतमीज़ बेटी को समझाओ, जिसको बोलने की तमीज़ नहीं वो मेरे आगे ज़बान चलाएगी मेरे आगे। तो दुर्दाना बेगम कहती है तौबा करे बाजी, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसके मुंह पे अभी थप्पड़ लगाऊंगी, आप तो मेरी बाजी है। हालांकि दुर्दाना बेगम अपनी बहन से नफरत करती है और इसके अंदर ही अंदर इससे बदला लेना चाहती है और अपनी बेटी को भी सिखाती है। दुर्दाना बेगम हमेशा फाखरा बेगम से जेलस होती है उनके मर्तबे और रुतबे को देखकर और कहती है कि जैसे ये आगे आगे है इसी तरह मुझे भी होना चाहिए। हालांकि दुर्दाना बेगम की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, वो अपनी बहन के घर में ही रहती है और उनके साथ ही बुरा करती है और उनके साथ साजिशें करती है और उनके घर में खुशियों को नहीं रहने देती और साथ अपनी बेटी को भी लगा लिया होता है। इधर एमन शहरयार की वजह से मजबूर हो जाती है और अपने माँ बाप की वजह से शहरयार बार बार फ़ोन करके कहता है कि एमन मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तो मैं बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। एमन को इस बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि एमन के साथ 2-3 मरतबा ऐसा ही हो चुका है। और एमन शहरयार से कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्योंकि तुम अपनी माँ के कहने और दूसरों के कहने पे मुझे छोड़ भी देते हो। तो शहरयार कहता है कि अब मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। एमन मैंने जितनी तकलीफ़ तुम्हें देनी थी वो दे चुका हूँ, अब तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ और मोहब्बत दूंगा। लेकिन एमन फिर भी शहरयार की बातों में एग्री नहीं होती और मजबूर भी हो जाती है आने के लिए। और शहरयार बार बार फ़ोन कर कहता है कि एमन तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और उधर वार्निंग दे देता है आयमा को कि तुम मेरा कमरा छोड़कर नीचे कमरे में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि अब से एमन ही इस कमरे में रहेगी क्योंकि ये उसी का कमरा है, वो इसी कमरे में रहती थी। तो आयमा जो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती वो कहती हरगिज़ नहीं, मैं कहीं भी नीचे नहीं जाऊंगी, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी और ये मेरा कमरा है और एमन को घुसने नहीं दूंगी, एमन को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर ही दाम लूँगी। शहरयार कहता है ऐसा कभी भी नहीं कहा हो सकता, मैं एमन से मोहब्बत करता हूँ, अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूँगा। पहले ही मैंने तुम्हारी बातों में आकर एमन के साथ बहुत बुरा किया है। उधर फिर दुर्दाना और एमन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो इसी बात का गुस्सा आईने पर निकाल देती है और आईने से कहती हैं कि तुम खुश ना हो, तुम्हारी बहन आ जाएगी, मैं कभी भी नहीं आने दूंगी। दुर्दाना बेगम कहती है और तुम्हारे साथ भी बुरा करूंगी और बहुत बुरा करूंगी, तुम दोनों बहनों के साथ तुम किसी को मुँह दिखाने की काबिल नहीं रहोगी। आयमा भी यही कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी और अपना बदला लूँगी, मैं तुम्हारी बहन को नहीं आने दूँगी। एनी कहती है फ़िलहाल तो अपनी फिक्र करें, हमें छोड़ें और मैं आपको लोगों की तलाक के लिए बता दूँ कि एमन शाम को घर आ रही है। लेकिन आयमा कहाँ ये बातें बर्दाश्त करने वाली थी। आयमा इसी गुस्से में शहरयार के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहाँ पे जाकर कहती है कि मैं तुमसे वो तमाम चीज़ें लेना चाहती हूँ जो तुमने मेरे नाम लगाई। शहरयार कहता है मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम लगवा दिया है, अब क्या है। फिर आयमा कहती है कि मैं एमन को भी तुम्हारे साथ नहीं आने दूँगी, तुम कभी भी एमन को नहीं ला सकोगे और तुम मेरे ही हो और मेरे साथ ही उन्हें गुजारोगे। शहरयार कहता है हरगिज़ नहीं, तुम एक लालची और बेवकूफ़ लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ शादी तुमको एक अपने शोहर का थोड़ा सा ऐब नहीं छुपा सकी, सबके सामने मुझे नशा कर दिया और तुम मेरे साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हो। मैं एमन के साथ ही गुजारूँगा, एमन ही मेरी मोहब्बत है, मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए भी एक अच्छा मशवरा है कि तुम भी उनकी छोड़ दो और किसी और से मोहब्बत करो और शादी कर लो। और
میری زندگی سے چلی جاؤ، لیکن آئمہ کسی صورت بھی نہیں مانتی اور ایمن کی نفرت میں وہ سب کچھ کرتی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے آئمہ جب شہریار کی گاڑی میں گھس جاتی ہے اور شہریار کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی کروا دیتی ہے، جس میں شہریار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آئمہ کو کچھ چوٹیں آتی ہیں۔ اور پھر جب ایمن کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے بلایا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ایمن اور اس کی ماں اور باپ دونوں جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ شہریار کی فوت ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی لاش پڑی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر اس کو بالکل بھی یقین نہیں آتا، اور فاخرہ بیگم بلک بلک کر رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ فاخرہ بیگم پہلے بھی اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی ہوتی ہے۔ اب شہریار کو کھونے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ فاخرہ بیگم بہت رو رہی ہوتی ہے اور اس وقت میں اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اور اس کو صرف افواہ اور پری نظر آتے ہیں۔ ان کے سامنے بلک بلک کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ شہریار تم واپس آ جاؤ، اور پہلے میں روز گیا وہ بھی نہیں آیا، اب میں کیا کروں گی تمہارے بنا، اور یہ سارا کیا ذرا آئمہ کا ہوتا ہے۔ اور آئمہ پھر ایک اچھی بہو بننے کا ناٹک کرتی ہے، شہریار کی لاش کے سامنے بیٹھ کے روتی ہے، اور اسی طرح دردانہ بھی اس کا پورا ساتھ دیتی ہے، اور دردانہ بیگم بھی جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اور اندر ہی اندر فاخرہ بیگم کے لیے خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کی بیٹی نے کسی غریب گھر میں کام شادی کر لی اور بیٹا بھی چلا گیا، اب ان کو مزہ آئے گا، انہوں نے جس طرح مجھے ساتھ برا کیا۔ حالانکہ دردانہ بیگم کے ساتھ وہ بالکل کچھ برا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور قرار دیتے ہیں۔ آئمہ کو بھی فاخرہ بیگم کی بیٹی کی سارا سمجھتی ہے، لیکن یہ جو حسد اور دولت کی کمی کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں بیٹیوں کو بہت حفظ موت ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایمن جب آتی ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے، اور آئمہ ڈرامے کرتی ہے اور اس کے سامنے اس کو آنے نہیں دیتی اور وہاں سے جانے کا کہتی ہے۔ اور بلوچستان میں دیکھیں گے کہ فاخرہ بیگم مزید بیمار ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کے کام کو تاب نہیں لا سکیں گی۔ آگے جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے اور مجھے سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔ اپنے دونوں پہلے مہروز کو کھو چکی تھی، اب شہریار کو کسی صورت کھونا نہیں جاتی، لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا، تو اس وجہ سے فاخرہ بیگم بہت روتی چلاتی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے، ان کی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے۔ عرفان پھر اپنی ماں کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی آپ ٹینشن نہ لیں، اور مجھے اور فریقی آپ کی بہت ضروری ہے، اب تو آپ کے بغیر ہم کیا کریں گے۔ تو فاخرہ بیگم کے پاس کچھ سوال کا جواب نہیں ہوتا اور وہ بہت روتی چلاتی اور چیختی ہے، اس طرح سے اس کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔